देखो पहले 3 क्वेश्चन में आपको सिनोनिम्स बताना था, मतलब सिमिलर वर्ड्स। एनेक्डोट का सिमिलर वर्ड है स्टोरी, कैंडोर का है ट्रूथफुलनेस, एंड पैंडेमोनियम का है लाउड नॉइज। देन एंटोनिम्स बताना है अपोजिट, तो आर्टिफिशियल नो डाउट नेचुरल होगा, रिजिबल का सीरियस, एंड टेनेब्रस का ब्राइट। नाउ आपको करेक्ट स्पेलिंग बताने की इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। एग्जॉर्बिटेंट करेक्ट आंसर होगा ए, एक्विजियंस बी, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा डी, एंड 10 प्रीपोस्टरस करेक्ट आंसर होगा ए। रेड रैग टू अ बुल, इसका मतलब होता है एनीथिंग दैट प्रोवोक्स, जो आपको गुस्सा दिलाए। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, बोलेवर्ड करेक्ट आंसर होगा सी। इन हाउ मेनी वेज द लेटर कोविड कैन बी रीअरेंज टू मेक 5 letter words such that none of the letter repeats। अब देखो सिंपली अगर कोविड की बात करें तो इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं कर रहा है, और कितने अल्फ़ाबेट्स इसमें है 5, तो सिंपली क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 120, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। 84 इज 70% ऑफ वॉट नंबर, तो 120 का जब आप 70% कैलकुलेट करोगे ना तो ये आएगा 84, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, इन वॉट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of tea costing 200-400 respectively so as to get a mixture worth rupees 325। 325 का मिक्सचर चाहिए, पहली टी है 200 की, दूसरी टी है 400 की, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 125, और इसको 325 को माइनस करेंगे 400 से तो आएगा 75। अब इसको 25 की टेबल से लेस डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 5:3, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज मोर देन 6/7, तो 6/7 को जब आप डिवाइड करके देखोगे ना तो वो वैल्यू कम आएगी 7/8 से। सब लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लेना कि 6 डिवाइडेड बाय 7, एक हम बता दे रहे हैं कि 6 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा। ये वैल्यू आएगी 0.8571। वैसे जब 3 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आएगा 0.75। अब 0.75 तो इससे कम है। वैसे 7 डिवाइडेड बाय 8 करोगे ना, ये करोगे तो आएगा 0.875, जो कि इससे ज़्यादा है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इफ़ ए मीन्स सब्ट्रैक्शन, बी मीन्स डिविजन, सी मीन्स एडिशन, डी मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो फिर ये जो मेरे पास वैल्यू दी है इसकी वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं। 294, बी का मतलब है डिवीजन, 6, ए का मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन, 30, सी का मतलब है एडिशन 31, और डी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ आप लोग क्या रूल अप्लाई करोगे, बॉड मास। बॉड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन होगा, इसको डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी 49 माइनस 30 प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये आएगा 124, फिर ये माइनस किया तो कितना आ गया 19 प्लस 124, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी 143। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 18 भी है, इसको आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखना। करेक्ट आंसर होगा डी 126। बस इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग हो गई थी, एस नहीं होगा ये होगा आर, डिनोट्स एडिशन। नेक्स्ट, हु इज़ द करेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमन जी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। व्हाट डज द एक्रोनिम CTBT stand for? Comprehensive Test Ban Treaty. Next, which newspaper has the motto journalism of courage? The Indian Express. The Indian Railways is one of the largest railway systems with an extensive network of over 64,000 route kilometers. Approximately 25% of the network is electrified by March 2021. Who is the current Director General of WHO? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है कंप्लीट द सीरीज बाय रिप्लेसिंग द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म ये है, यहाँ देखो
बहुत ही अच्छे से अगर इस पूरे पोर्शन को आप लोग एनालिसिस करो। अब देखो यहाँ पे दो दो का पेयर बना लो, इसके बीच का जो डिफरेंस है 36 माइनस 10 26, इसके बीच का डिफरेंस भी 26 है और इसके बीच का भी डिफरेंस 26 है। मतलब 32 के बाद जो भी टर्म होगा उसके साथ डिफरेंस कितना होगा 26। तो 32 प्लस 26 अगर हम कर दें तो वैल्यू आएगी 58। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना होना चाहिए 58। तो 58 माइनस 32 कितना हो जाएगा 26। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। अब यहाँ देखो 100 माइनस 10 90, 200 माइनस 100 100, 310 माइनस 200 110। तो यहाँ जो गैप है वो 10 का बढ़ रहा है ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह होगा 430। तो 430 माइनस 310 कितना हो जाएगा 120। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए 430। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है बी, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोरोना वायरस दैट कॉजेज कोविड-19 इज RNA। Then question number 12, according to NEP, what percent the gross enrollment ratio in higher education to be raised 2035? 50%। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाला है। GST का क्या रेट है सबको पता है 5, 12, 18, 28। विच स्टॉक एक्सचेंज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है इसमें से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देन क्वेश्चन नंबर 15, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गार्निश को ऐसे लिखा है तो जेन्यूस को कैसे लिखेंगे? अब गार्निश में अगर देखोगे ना तो ये हम बस आगे लाए हैं, मतलब RGA, और उसके बाद फिर निश में क्या किया है IN उल्टा किया है और HS उल्टा किया है। वैसे यहाँ पे भी करेंगे NGEOISU। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव इसके बाद आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब 256 देखें तो 16 का स्क्वायर है और 290 देखें तो 17 का स्क्वायर प्लस 1। तो वैसे 961 31 का स्क्वायर है, तो नो डाउट इसके बाद क्या होगा 32 का स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट आंसर होगा 1025। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन सेम क्वेश्चन है कि हमारे पास ये दिया हुआ है और सी को कह रहा है कि वो किससे डिनोट कर रहा है डिवाइडेड बाय 9, डी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2, बी डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्शन 6, ए डिनोट कर रहा है ऐड 10। तो बस सबसे पहले डिवीजन कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर आएगा बी 20। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सिंपल है। यहाँ देखो 3, 5, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 2 का, क्योंकि 35 कॉमन है तो उसको कंसिडर मत करो। 5 के बाद 10 आ रहा है जिसमें 5 का डिफरेंस है, फिर 10 12 में 2 का डिफरेंस है, तो 12 के बाद 35 को छोड़ दो, जो आएगा उसमें कितने का डिफरेंस होगा 5 का, तो ये 17 होगा। इसके बाद जो आएगा उसमें 2 का डिफरेंस होगा तो 19 होगा। करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, ये सिंपल है। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू सॉल्व करके 40 आनी चाहिए। तो 9 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर ऐसे रखें तब तो 40 आएगा, ये 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40। वैसे यहाँ पे भी देखो 13 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 75 आएगा। वैसे 40 प्लस 41 मल्टीप्लाई बाय 5 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा डी 405। नेक्स्ट, विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंसिंग प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट? ये देखो ये एक दिया है और ये दिया है, बार बार देखोगे ना तो सेम चीज़ रिपीट करिए। बी, तो BROW ब्राउन, फिर BROW ब्राउन। क्लियर? करेक्ट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 हमने डिस्कस किया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर आएगा सी पेट्रोल। ऑड लेटर्स निकालने इसमें से, तो देखो सिंपली ई और वी देखोगे ना तो स्टार्टिंग से ई देखोगे तो 5th पोजीशन पे आएगा, वैसे लास्ट से वी देखोगे तो 5th पोजीशन पे आएगा। वैसे जी और टी में भी है कि जी स्टार्टिंग में 7th पोजीशन में है तो टी लास्ट से 7th पोजीशन में। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है डी हेल्पर, क्योंकि फार्मर, ब्लैक स्मिथ, कॉबलर सबका अपना काम होता है और हेल्पर सिर्फ सबको हेल्प करता है, तो ये ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन अ रो एट अ बस स्टॉप ए इज़ द 7th फ्रॉम द लेफ्ट। ए कहाँ है 7th लेफ्ट से, एंड बी इज़ 9th फ्रॉम द राइट, ये बी है यहाँ से। दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजिशन, नाउ ए बिकम्स 11th फ्रॉम द लेफ्ट
हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रूम। अब ए कहाँ है, ए अगर इंटरचेंज करता है तो ए 11th पोजीशन पे आ जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, ए की पोजीशन 11th है लेफ्ट से और बी की पोजीशन 9th है, -1 क्योंकि हम ए को 2 बार इंक्लूड कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू 19। तो करेक्ट आंसर होगा सी 19। हमारा पहला क्वेश्चन है एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। आफ्टर 6 ईयर अरुण's एज विल बी 26 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट। अब देखो ये मान लेते हैं कि ये x है 4x 3x और यहाँ लिखा है कि आफ्टर 6 ईयर अरुण की एज कितनी है 26 ईयर्स। अरुण की अभी एज कितनी है 4x, तो ये हम कह सकते हैं कि 4x में अगर हम 6 साल ऐड कर दें तो ये कितना आ रहा है 26 और 4x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई 5। अब ये भी 3x है, सीधे सीधे क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये कितना आ जाएगा 15। तो दीपक की एज कितनी होगी 15 साल। करेक्ट आंसर होगा ए 15। नेक्स्ट, if multiply means addition, division means subtraction and so on, then what should be the value of the given equation 14। अब multiply की जगह में क्या रखना है add, divide की जगह रखना है minus और addition की जगह क्या रखना है division, subtraction की जगह multiply। बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल अप्लाई करना बॉड मास का। बॉड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, पहले ये डिवीजन होगा तो ये हो जाएगा 7, तो 14 + 4 - 7 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लिकेशन तो 14 + 4 - 14, फिर एडिशन 18 - 14 और फिर सब्ट्रैक्शन तो 4। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी 4। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, कह रहा है द गर्ल इज अ वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हु इज अरुण टू द गर्ल। अरुण क्या कह रहा है कि ये जो लड़की है ये कौन है, वाइफ किसकी, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, इसकी मदर का जो ग्रैंडसन है वो इसका बेटा होगा, सन होगा इसका, उसकी वाइफ। तो अरुण के लिए वाइफ कौन हो गई, डॉटर इन लॉ, और वाइफ के लिए अरुण कौन है, फादर इन लॉ। तो करेक्ट आंसर होगा सी फादर इन लॉ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। साइकोलॉजी एल्जिया, ये बेसिकली क्या है, इसकी स्टडी, वैसे करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीटेड था। क्वेश्चन नंबर 6 का हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा बी। और इसका आंसर आप लोग व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करना कि किस तरीके से ये आंसर आपने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा बी डिजिटाइजेशन। 8 का आंसर होगा सी सेंसस। 9 का करेक्ट आंसर है ए इंटरफेरेंस। 10 का है डी हाइब्रिड। ये सब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले नहीं हैं। 11 का करेक्ट आंसर है सी इन्वेस्टमेंट। 12 का करेक्ट आंसर होगा बी टी। 12 देखो कह रहा है इफ द लेटर्स इन द वर्ड दिस आर रीअरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच लेटर विल बी द सेकंड टू द राइट ऑफ द मिडल लेटर। सबसे पहले तो आप इसको अरेंज कर लो, ABCD के फॉर्म में आप इसको पहले अरेंज कर लो। तो जब आप इसको अरेंज करोगे आएगा EHIMNRTUU। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच लेटर विल बी सेकेंड टू द राइट ऑफ द मिडल लेटर। मिडल लेटर कौन सा है, ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। और ये हमने बाकी क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन देखते हो ना, जैसे ये है तो ये मानेंगे कि इसका फेस इस साइड है, तो ये इसका राइट साइड हो गया, ये इसका लेफ्ट साइड हो गया। कह रहा है सेकेंड टू द राइट ऑफ द मिडल लेटर। सेकेंड कौन सा है, टी। तो करेक्ट आंसर होगा बी टी। क्वेश्चन नंबर 13, लुक एट दिस सीरीज 53 53 40 40 27 27। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अब 53 और 40 में अगर देखा जाए तो 13 का डिफरेंस है और 40 और 27 में भी 13 का डिफरेंस है। तो 27 के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें भी 13 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ आएगा 14।
इन अ सर्टन कोड दिस इज रिटन एज दिस, हाउ इज दिस रिटन इन दैट कोड? सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखो मिड वाले को तो एज इट इज रखा है और पहले 3 को रिवर्स किया है, फिर लास्ट 3 को रिवर्स किया है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। MET, R को रहने देंगे, PME, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, स्टडी द अरेंजमेंट केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। QRSTU, फिर A कॉमन है, फिर RSTUV, तो ये हो जाएगा UAV, दैट इज करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, पेटल फ्लावर टायर बाइसाइकिल, क्योंकि पार्ट है इसका। डिवीजन सेक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा A, लेयर टियर। ये बेसिकली सिनोनिम्स की बात कर रहा है। डिवीजन का सिनोनिम है सेक्शन, वैसे लेयर का सिनोनिम है टायर। ब्रिसल ब्रश की पियानो, यहाँ पे भी ये बात हो रही है कि ब्रिसल क्या है, ब्रश का पार्ट है, वैसे की क्या है, पियानो का पार्ट। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फ्लूट, क्योंकि अगर फ्लूट की बात करें तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट है और बाकी सब स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट हमने मेंशन नहीं किया है, हम सिर्फ उसका डायग्राम बना दे रहे हैं। बहुत ही ईजिली डायग्राम बन जाएगा। इस तरीके से डायग्राम बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि टोटल 7 लोग हैं। यहाँ होगा GECABD, बस ये डायग्राम बना लेना, वो तीनों स्टेटमेंट पढ़ करके इसी तरीके से डायग्राम बनेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है कि B, A और D के बीच में, देखो ये इन दोनों के बीच में है। D इज बिटवीन F एंड G, क्या D F और G के बीच में? नहीं। E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ G, G के इमीडिएट राइट में। अब यहाँ देखो क्योंकि ये सर्कल है तो इसका फेस होगा इस साइड, इसका फेस होगा इस साइड, मतलब सर्कल के साइड सबका फेस होगा। तो अगर इसका फेस सर्कल के साइड है, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो E राइट में नहीं लेफ्ट में है। एंड F इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, नहीं वो राइट में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी D's पोजिशन आफ्टर E एंड D इंटरचेंज देयर प्लेसेस। डायग्राम में देख लेना कि अगर D की पोजीशन पे E बैठ जाए तो उस केस में भी G और F साथ में रहेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा A। डायग्राम देख लेना, बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगा। और 23 का होगा C। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लुक आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? नाबार्ड। एंड सेक्शन A का लास्ट क्वेश्चन है, in India which of the following taxes is levied by the state government? Excise duty on liquor, capital gain tax, custom tax और corporation tax? करेक्ट आंसर होगा A। देखो सबसे पहला क्वेश्चन था हैव यू बीन डैश मोर केयरफुल द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड। यहाँ हैव यू बीन नहीं होगा, यहाँ होगा हैड यू बीन। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एप्रोबेट इज डिससेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, द वर्बल एनालॉगी ऑफ लिक्विड लीटर इज। अब देखो लीटर बेसिकली क्या है, जिसके बेस पे हम लिक्विड का कैलकुलेशन करते हैं। तो वैसे गिवन ऑप्शन में वेट का कैलकुलेशन हम किलोमीटर में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं। बाकी हॉट कोल्ड, मूवी एंटरटेनमेंट, विंटर कोल्ड, ये कोई मेजरमेंट का बेस नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। सस्टेन प्रेशर मस्ट बी ब्रॉट टू बियर टू सी दैट पॉपुलेशन कंट्रोल लॉज आर अडियर्ड टू। सेलेक्ट द appropriate set of words that make the sentence more meaningful। करेक्ट आंसर होगा बी। इन सब क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। A is the father of X, B is the mother of Y, the sister of X and Z is Y. Which of the following statement is definitely not true? देखो सिंपली किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, जो ब्लड रिलेशन बेस्ड होता है। कह रहा है A कौन है? X का फादर। A कौन है? फादर ऑफ X। B कौन है? मदर ऑफ Y। अब आगे क्या कह रहा है? सिस्टर ऑफ X एंड Z, इसकी सिस्टर एंड Z की सिस्टर कौन है? Y। तो Y बेसिकली कौन है? सिस्टर है, गर्ल है कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू? B इज द वाइफ ऑफ A, क्या ये इसकी वाइफ है? हो सकती है।
बी हैज़ वन डॉटर, हो सकता है कि सिर्फ वाई ही उसके लिए डॉटर हो, बाकी एक्स एंड जेड सन हो। वाई इज़ द सन ऑफ ए, कह रहा है कि वाई कौन है, ए का सन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्यों? क्योंकि वाई कौन है, जेड एंड एक्स की सिस्टर है। सिस्टर है मतलब गर्ल है, तो ये लड़का तो नहीं हो सकती। तो उस केस में क्या ये ए की सन हो सकती है? नहीं। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से डेफिनेटली नॉट ट्रू है। करेक्ट आंसर होगा सी। इफ बनाना इज एप्पल, एप्पल इज ग्रेप्स, ग्रेप्स इज मैंगो, मैंगो इज नट्स, नट्स इज गुआवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ येलो फ्रूट। अब इनमें से येलो फ्रूट कौन सा है? मैंगो। क्लियर? बट यहाँ देखो मैंगो मैंगो नहीं है, मैंगो क्या है? नट्स है। तो इसका मतलब येलो फ्रूट्स कौन सा हुआ? नट्स। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इफ रीना सेज अंजलि's father Raman is the only son of my father-in-law Ramanand, then how is Piyu, who is a sister of Anjali, related to Ramanand? देखो सिंपली क्या कह रहा है कि एक लड़की है रीना, इसने बोला कि अंजलि's फादर रमन, ये अंजलि है, इसके जो फादर हैं रमन इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। इनके जो फादर इन लॉ है, मतलब बेसिकली इनके जो फादर इन लॉ है, अंजलि के फादर, इनके फादर इन लॉ के क्या है? बेटे हैं। देन हाउ इज पीयू? अब पीयू एक नया कैरेक्टर है। पीयू कौन है? बेसिकली अंजलि की सिस्टर है। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि पीयू फादर इन लॉ से, दैट इज रामानंद से कैसे कनेक्टेड है। सिंपली हम ये मान लेते हैं कि ये जो रीना और ये जो फादर हैं, ये कौन है? हस्बैंड वाइफ है। इनके ये दो बच्चे हैं अंजलि पीहू, और ये दोनों फादर इन लॉ के क्या लगेंगे? ग्रैंड डॉटर। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट, if in a code language letters of the word metal are coded 1 2 3 4 5 and the word age is coded as 462, how will be the letters of the word game be coded then? तो सिंपली देख लो कि गेम के लिए क्या कोड यूज़ होगा। जी के लिए यूज़ हुआ है 6, ए के लिए यूज़ हुआ है 4, और यहाँ पे भी देखोगे तो ए के लिए 4 ही यूज़ हुआ है। देन एम के लिए यूज़ हुआ है 1 एंड ई के लिए यूज़ हुआ है 2। ऊपर भी देखोगे मेटल में भी ई के लिए क्या यूज़ हुआ है? 2। तो डी कोड करने पे वैल्यू कितनी आएगी? 6412। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, हु इज और आर सिटिंग टू एडजेसेंट टू एस। अब देखो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना कि एक एक पॉइंट सॉल्व करेंगे। लिखा है एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, गलत भी होगा बट हम लोग एक बार ड्रॉ करेंगे। कह रहा है एस पी के तो बगल में है बट टी के बगल में वो नहीं है। तो लेट्स से मान लेते हैं कि ये एस है, ये पी है, ये टी है। अभी तक तो सब सही है कि एस पी के बगल में है बट टी के बगल में नहीं है। आगे कह रहा है के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के कहाँ बैठा है? नेक्स्ट टू आर, आर हुई सिटिंग इन द एक्सट्रीम लेफ्ट। अब देखो ये वैसे तो हमने उल्टा बनाया क्योंकि आर कहाँ रहेगा? एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो फिर से इसको हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपली देखो ये कह रहा है कि आर तो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, आर के बगल में कौन है? के है, और ऊपर लिखा था कि एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। तो ये मान लेते हैं कि ये एस है, एस किसके बगल में है? पी के बगल में है बट टी के बगल में नहीं है। एंड लास्ट में कह रहा है टी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के। अब देखो यहाँ पे टी के भी बगल में नहीं है, इसका मतलब हमने ये जो डायग्राम बनाई है बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हु इज़ आर सिटिंग एडजेसेंट टू एस, एस के अगल बगल कौन बैठा है? के एंड पी। हमने गलती से इसका आंसर टिक कराया था डी, बट करेक्ट आंसर होगा बी, के एंड पी। नेक्स्ट, among A, B, C, D, E, each having different amount of money, C has more money than E. अब पांच लोग हैं ए बी सी डी ई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी के पास ज़्यादा पैसे हैं देन ओनली ई, सी के पास ई से ज़्यादा पैसे हैं, सिर्फ ई से ज़्यादा पैसे हैं। मतलब अगर हम लोग नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 की सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास और सबसे कम किसके पास है, तो ये 4th नंबर पे होगा, ये 5th नंबर पे होगा, क्योंकि सी के पास सिर्फ ई से ज़्यादा है। मतलब बाकी सारे लोगों के पास सी और ई से ज़्यादा पैसे हैं। बी हैज़ मोर मनी देन डी, बी के पास डी से ज़्यादा पैसे हैं बट लेस देन ए। सिंपली तो ये हो जाएगा सेकंड पे, ये हो जाएगा थर्ड पे, ये हो जाएगा फर्स्ट पे, क्योंकि बी के पास डी से ज़्यादा पैसे पर ए से कम पैसा है। हु अमंग देम हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी? नो डाउट ए। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड गिव इज रिटन एज
देखो ये ऐसे लिखा हुआ है और फेल को ऐसे लिखे हैं। हाउ इज़ लीफ रिटन इन दैट कोड? सिंपल है। अगर लीफ की बात करें तो देखो एल कैसे, एल की जगह क्या कोड है 9, ई की जगह है सी, ए की जगह है 2 और एफ की जगह है परसेंटेज। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बी। नेक्स्ट, इफ 44 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू 4444 एंड 34 मल्टीप्लाई बाय 52 इज इक्वल टू 5423। तो अब यहाँ पे देखो नंबरिंग कैसे किया गया है, इसको फर्स्ट पे रखा गया है, इसको सेकंड पे, इस डिजिट को थर्ड प्लेस पे रखा गया और इसको फोर्थ प्लेस पे। तो इसके साथ भी हम यही करें कि 4 को फर्स्ट प्लेस पे रख देते हैं, 1 को सेकंड पे, देन 6 को थर्ड पे, देन 8 को लास्ट पे। तो जो हमारा कोडिंग, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी D4168। क्वेश्चन नंबर 13, देखो मेरे पास वैल्यूज़ दी हैं सिंपली। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखो 2 का हमारे पास पेयर नहीं बन पाएगा, तो यहाँ इसको पहले माइनस करके देख लेते हैं कि फिगर कितना आ रहा है। सबसे पहले और सबसे इजी तरीका यही है कि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेना। यहाँ वैल्यू आ रही है 19, फिर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 39। अगेन 155 में से 76 माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 79। अब यहाँ देखो 19 के बाद जब हम 20 प्लस किए तो 39 आया, 39 के बाद जब हमने 40 प्लस किया तो 79 आया, मतलब जस्ट डबल हुआ। तो अब जब इसमें 80 ऐड करेंगे तो इसका मतलब 155 के बाद जो फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? पहले डिफरेंस 19 का था, फिर 39 का, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 20 का, फिर 39 के बाद डिफरेंस है 79 का जिसके बीच में डिफरेंस 40 है, मतलब अब डिफरेंस कितना होना चाहिए? 80। तो 79 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 159। और 155 एंड क्वेश्चन मार्क के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 159 का। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 314। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, बी एफ के क्वेश्चन मार्क एक्स एफ ओ। सिंपली देख लेते हैं कि कितने कितने अल्फ़ाबेट्स का गैप है। बी के बाद सी डी ई आया, एफ जी एच आई जे, फिर आया के, एल एम एन ओ पी, फिर आएगा क्यू। करेक्ट आंसर होगा ए क्यू। कैसे? देखो सिंपली बी और एफ के बीच में जो गैप है वो 3 का है, फिर एफ और के के बीच में 4 का, तो वैसे 5 6 7 ऐसे चलेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 भी सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली हमारे पास यहाँ कोडिंग करने के लिए कह रहा है। ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ना, एक एक मतलब पूरे ये जो कोड दिया हुआ है ABD, इसका पहला अल्फ़ाबेट लेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवे का, फिर क्वेश्चन मार्क का, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो A और D के बीच में जो गैप है वो कितने अल्फ़ाबेट्स का है? 2 का। A के बाद क्या आता है? B C, फिर दिया है D, फिर E F G और H यहाँ लिखा है, I J K L, फिर M लिखा है, मतलब 4 का गैप हो गया। इसी तरीके से यहाँ 5 का गैप होगा और फिर 6 का गैप होगा। तो S के बाद देख लेते कि छठे पे क्या आ रहा है, TUVWX, ये 6 का गैप बीत गया, मतलब पहला इसका अल्फ़ाबेट क्या होगा? Z होगा, जो कि देखो कई सारे ऑप्शन में दिया है। फिर सेकेंड वाला लो, BGMTB। अब यहाँ पे गैप देखते हैं कि कितने कितने का है। CDEFG, मतलब +4, HIJKLM +5, ऐसे +6, फिर +7। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? +8। तो B के बाद +8 कितना होगा? B C D E F G H I J। देखो ये +8 हो गया। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो सीधे सीधे हमारा आंसर होगा। तो देखो K होगा। अब K भी फर्स्ट में भी दिया है और लास्ट में भी दिया है, इसका मतलब अभी हमें फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा D, और ये होपफुली आप लोग समझ गए होगे, तो आगे का क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 सेम पैटर्न पे है, करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, इन्फ्लेशन हमेशा किसके थ्रू मेजर्ड होता है? कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स के।
अब प्राइमा फेसी केस इज सच, इसका मतलब होता है एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइज, कि फर्स्ट टाइम में वो जैसा दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये जनरल अवेयरनेस पे है, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है बी। 22 का करेक्ट आंसर है सी, वॉलमार्ट इंडिया। 23 का करेक्ट आंसर है बी। 24 एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे लगता है। 25 ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, जिन क्वेश्चंस पे डिस्कशन की ज़रूरत नहीं वो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सेकंड का आंसर है डी। थर्ड देखो कह रहा है सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड, रिडंडेंट के लिए करेक्ट आंसर होगा अननेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा सी, कैचअप। क्वेश्चन नंबर 5 सेम पैटर्न में हमने क्वेश्चंस बताया था, तो सिंपली उसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना और इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, OLPA। अगर नहीं आएगा तो बताना, हम इसको सॉल्व करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कह रहा है कि प्लेयर्स को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो व्हाट विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर पैटर्न। यहाँ सिंपली देखो प्लेयर्स को हमने ऐसे लिखा है, मतलब थर्ड पे क्या लिया है, एल लिया है, जो कि ओरिजिनल वर्ड में सेकेंड पोजिशन में था, वो कोडेड में थर्ड पोजीशन में है। तो यहाँ पे भी ये करेंगे कि ए अगर सेकंड पे है तो कोडेड पे वो क्या रहेगा, थर्ड पोजीशन में। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ए। फाइंड द ऑड वन आउट। अब इसमें देखो ऑड वन आउट क्या होगा, डिपॉजिट, क्योंकि बाकी सब नेगेटिव की बात कर रहा है। द डे बिफोर येस्टरडे वॉज मंडे, वॉट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। क्या कह रहा है, द डे बिफोर येस्टरडे, मतलब आज के पहले क्या था, मंडे था। वॉट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, अब आज से, और हम आज पे खड़े हैं तो कल नहीं पूछ रहा है, कल के बाद पूछ रहा है, डे आफ्टर टुमारो। तो अगर ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, तो नो डाउट क्या होगा डे आफ्टर टुमारो, फ्राइडे। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब देखो सोशल को इस तरीके से कोड किया है, तो हाउ विल एनिमल बी कोडेड। ए की जगह क्या यूज़ किया है, सी, तो यहाँ पे क्या होगा सी, और लास्ट सेकेंड में भी होगा सी। वैसे आई की जगह देखो के यूज़ किया है, तो थर्ड प्लेस पे क्या होगा, के, और ऐसा सिर्फ कहाँ दिया ऑप्शन डी में, तो करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कह रहा है, इन ए मिलिट्री सर्विस कैंप साउथ ईस्ट इज रिटन एज नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एज वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द वेस्ट बी रिटन एज। देखो सबसे पहले तो ये होता है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। होपफुली ये सबको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं है, अब समझ लो। अब कह रहा है कि साउथ ईस्ट, ये जो है इसको हमने लिखा है एज नॉर्थ, जो नॉर्थ ईस्ट है उसको लिखा है वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट को कैसे लिखा होगा, साउथ, और वेस्ट साउथ को कैसे लिखा होगा, ईस्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जो हमने ब्लैक कलर से बनाया है ये ओरिजिनल हमारा होना चाहिए था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बट ये जो रेड कलर में बनाया है ये किसका है, मिलिट्री कैंप का। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल वेस्ट बी रिटन एज। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट विल वेस्ट बी रिटन एज, तो ओरिजिनल वेस्ट को कैसे लिखा होगा, नो डाउट ये ओरिजिनल वेस्ट है, इसको कैसे लिखा होगा, साउथ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा सी, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग एज द 6th नंबर इन द क्यू फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द टोटल पर्सन इन द क्यू आर। सिंपली कह रहा है कि एक पर्सन है जो कहीं से भी काउंट करो तो 6th पोजीशन पे होगा, तो नो डाउट उसके आगे भी 5 है, उसके पीछे भी 5 है, तभी तो वो हर जगह से टोटल में 6 आ रहा है, मतलब 5 + 5 और एक वो, तो टोटल कितने लोग हो गए, 11 लोग। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज अ सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। द बॉय इज गर्ल्स। क्या कह रहा है कि गर्ल ने एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया कि वो किसका बेटा है, डॉटर का, जो कि उसके फादर की है, ऑफ हर अंकल, मतलब अंकल के फादर की डॉटर का बेटा है। तो नो डाउट वो जो गर्ल और बॉय है वो क्या हुए, ब्रदर सिस्टर हो गए। तो करेक्ट आंसर होगा डी। और अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछना, हम इसको फिर से, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू आर रनिंग अ रेस एंड यू पास अ पर्सन इन सेकेंड प्लेस, व्हाट प्लेस वुड यू बी इन नाउ। मतलब अगर वो पहले से आप थर्ड प्लेस पे थे तभी तो आप सेकेंड प्लेस पे गए, मतलब फर्स्ट प्लेस पे अभी भी कोई है और आपने थर्ड की जगह अब कहाँ आप पोजीशन होल्ड किए, सेकेंड पे, तो नो डाउट आप कहाँ आए हो, सेकेंड प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है सी, राउलेट एक्ट। 17 करेक्ट आंसर है कॉवर्डाइज। 18 करेक्ट स्पेलिंग देखो कंसेंसस की डी में दी हुई है।
क्वेश्चन नंबर 19, ऑड वन आउट निकालना है तो प्लेंटिफ, ये मिसक्रिएंट, डिफेंडेंट, अक्यूज्ड, इनसे अलग है प्लेंटिफ। बेसिकली दो पार्टी होती है ना, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। एक वो पार्टी जिसने केस किया हो जो इनोसेंट पार्टी होती है, और एक वो पार्टी जो कि खुद को डिफेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, स्ट्रेंथन। If Kirti says Amrita's father Amar is the only son of my father-in-law Arjun, then how is Babita, who is the sister of Amrita, related to Arjun? सेम पैटर्न पे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन समझाया था। करेक्ट आंसर होगा सी, ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज अ वुमेन रिलेटेड टू द मदर? कह रहा है कि एक मैन को इंट्रोड्यूस कराते वक्त वुमेन ने क्या बोला, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर की, ठीक। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन? नो डाउट उसकी सिस्टर होगी ये। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ देखो मिसिंग नंबर में ना पहले हाफ ऑफ कर लेना। यहाँ देखो 5 5 ज़ा 25, 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42 एंड 7 3 ज़ा 21। अब यहाँ देखो डिफरेंस कितने का है, 5 का है, फिर इसमें डिफरेंस कितने का है, 7 का। तो नो डाउट यहाँ जो लेटर होगा उससे डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7 का। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, A is older than B but younger than C। ये है A B C D E। कह रहा है कि A B से बड़ा है बट C से छोटा है। D is younger than E but older than A। और D कौन है, D E से छोटा है पर A से बड़ा है। If C is younger than D, who is the oldest of all? तो देखो बना लेते हैं। कह रहा है A is older than B but younger than C। इस स्टेटमेंट को बाद में कंसिडर करेंगे, पहले इस स्टेटमेंट को कंसिडर करो। C इज़ यंगर देन D, मतलब ये से छोटा है, C D से छोटा है। उसके पहले कह रहा है कि D E से भी छोटा है। C D से छोटा है और D किससे छोटा है, E से छोटा है, बट ओल्डर देन A, बट D A से बड़ा है। क्लियर। और यहाँ कह रहा है कि A B से बड़ा है बट C से छोटा है। तो एट लास्ट अगर देखा जाए तो E ही तो सबसे बड़ा हुआ ना, क्योंकि लिखा था कि D इज़ यंगर देन E, और E का बाकी कहीं देखो कोई कंपैरिजन नहीं बोला, तो E सबसे बड़ा हुआ। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि हु इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, E। जहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन था फाइंड आउट द ऑड वन। ऑड वन तो देखो मदर फादर ब्रदर, ये ब्लड रिलेशन है, बट फ्रेंड के साथ ब्लड रिलेशन नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा ए। एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डीज ब्रदर, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए? अब देखो क्या कह रहा है कि ए एंड बी ये कौन है, आपस में भाई है। सी एंड डी ये सिस्टर्स हैं आपस में। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका बेटा है, ए का जो सन है, वो कौन है, डी का ब्रदर, मतलब इसका बेटा डी का ब्रदर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी। बी कौन है, ए का भाई है, और जो ए का बेटा है वो डी का भाई है। तो इस केस में जो डी है वो कौन हुई, ए की डॉटर ना हुई, क्योंकि देखो सिंपली जो ए का बेटा है वो डी का भाई है, तो ये जो बेटा और ये जो सन है और ये जो डी है, ये लोग आपस में कैसे कनेक्टेड है, ब्रदर सिस्टर। तो नो डाउट ये दोनों अगर ब्रदर सिस्टर हैं, डी कौन होगी, ए की डॉटर। आगे ये लिखा था कि ए और बी तो हैं सी एंड डी, ये दोनों कौन है, ये दोनों आपस में सिस्टर्स हैं। तो अगर ये दोनों सिस्टर है तो सी भी कौन होगी, ए की नो डाउट डॉटर होगी। अगर ए की वो डॉटर है तो बी के साथ वो कैसे कनेक्टेड है, बी उसके अंकल होंगे। यहाँ अंकल मतलब सिंपली क्या हो गया, चाहे वो चाचा होंगे चाहे वो ताऊ जी होंगे, तो सिंपली क्योंकि वो ए से बी को कैसे कनेक्टेड है, वो उसका भाई है। अगर बी ए का भाई है तो सी और डी के लिए वो क्या हो गए, अंकल। तो करेक्ट आंसर होगा डी, अंकल। गलती से इसका करेक्ट आंसर ब्रदर लिखा था, बट करेक्ट आंसर होगा डी, अंकल। नेक्स्ट, पोवर्टी प्रॉस्पेरिटी, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंटेलिजेंस स्टुपिडिटी। नेक्स्ट, क्लाउड पिक्चर रिवर, बेसिकली ये तीनों वाटर कंटेन करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट,
Uma ranked 8th from the top and 37th from the bottom in the class. How many students are there in the class? देखो ऊपर से ये किस नंबर पे है 8 नंबर पे, और नीचे से यही 8 कौन से नंबर पे हो गया 7, मतलब इसके ऊपर और 7 लोग होंगे, तो 37 + 7 ये टोटल कितना हो जाएगा 44। करेक्ट आंसर होगा ए 44। नेक्स्ट, फर्नीचर इज रिलेटेड टू टेबल इन द सेम वे एज स्टेशनरी इज रिलेटेड टू पेंसिल। नेक्स्ट, विपुल is taller than Hans, Hans is taller than Anand, Alok is taller than Ashok, Ashok is taller than Hans, who among them is the shortest? आपको ये बताना है कि कौन सबसे छोटा है हाइट में। देखो कितने लोग हैं पहले देख लेते हैं। विपुल है, हंस है, आनंद, आलोक, अशोक। क्वेश्चन में कह रहा है कि विपुल इज टॉलर देन हंस, ये इससे टॉलर है, मतलब हंस छोटा हुआ किससे, हंस शॉर्टर है विपुल से। हंस इज टॉलर देन आनंद, मतलब आनंद शॉर्टर है किससे, हंस से। और क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट ही चाहिए इसलिए हम उल्टा करके इसको पढ़ रहे हैं। आलोक इज टॉलर देन अशोक, मतलब अशोक शॉर्टेस्ट है किससे, आलोक से। आलोक इज टॉलर देन हंस, अशोक इज टॉलर देन हंस, मतलब हंस अशोक से छोटा है। हु अमंग्स देम इज द शॉर्टेस्ट, नो डाउट। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि हंस विपुल से छोटा है बट आनंद हंस से छोटा है, और जो हंस है वो अशोक से छोटा है। तो अगर हंस अशोक से भी छोटा है और हंस से छोटा कोई है आनंद, तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा, आनंद। तो करेक्ट आंसर होगा डी, आनंद। नीडल इज रिलेटेड टू थ्रेड इन द सेम वे एज पेन इज रिलेटेड टू इंक। फाइंड द ऑड पेयर। यहाँ पे देखो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 8 7 ज़ा 56, बट 7 7 ज़ा कितना होता है 49, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सीड होगा, फिर प्लांट होगा, फिर ट्री होगा, फिर वुड होगा, और फिर लास्ट में टेबल होगा। और यही ऑप्शन या यही सीक्वेंस दिया है ऑप्शन डी में, तो करेक्ट आंसर होगा डी। इफ़ AT इज इक्वल टू 20, BAT इज इक्वल टू 40, देन CAT। अब देखो कैसे किया है, A और T इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। जो अल्फ़ाबेट है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे होता है 26, और T किस नंबर पे होता है, काउंट कर लो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। 20th पोजीशन पे आएगा T, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी आ गई 20, जो कि यहाँ दिया है। अब वैसे ही BAT के लिए निकाल लो, BAT, B आएगा सेकेंड पोजीशन पे, A आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, T आएगा 20th पोजीशन पे। तो नो डाउट ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए 40। अब ऐसे ही CAT निकाल लो। अगर C की बात करें तो ये थर्ड पोजीशन पे है, A की बात करें फर्स्ट पोजीशन पे, और T कहाँ है 20th पोजीशन पे, तो आंसर कितना आएगा 60। करेक्ट आंसर होगा A 60। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इनके बीच में गैप है 1 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, तो अब गैप कितने का होगा 9 का, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 25। नेक्स्ट, ये देखो पीछे चल रहा है वैल्यू -1, -2, -3, -4, तो यहाँ होगा -5, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। नेक्स्ट, अगेन देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया है। H अगर कैलकुलेट करोगे ना, A B C D E F G H 8 पोजीशन पे आता ही है। फिर H और E, H की पोजीशन है 8 और E की नो डाउट 5 है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू 13 है, मतलब इन दोनों को ऐड करके वैल्यू कितनी आ रही होगी 13। तो ऐसे ही HEN की निकाल लो। H हमारा 8 पोजीशन पे है, E 5th पोजीशन पे है, और N किस पोजीशन पे है 14 पोजीशन पे। सबको ऐड कर दो, 13 + 14 ये कितना हो जाएगा 27, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच वन वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कार्डियोग्राम, नो डाउट एरोग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ इन अ कोड लैंग्वेज सुधा इज रिटन एज दिस, देन हाउ राम विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। देखो अगर हम इसको डिकोड करें ना, तो STU मतलब +1, UVW DEF HIJ ABC, मतलब सब में +1 कर दो तो वैल्यू आ रही है। तो वैसे ही राम में सब में +1 करेंगे, ST
ABCMNO, तो वैल्यू क्या आ जाएगी C, दैट इज करेक्ट आंसर होगा TCO। नेक्स्ट, विच वन नंबर विल कंप्लीट द सीरीज, देखो इन दोनों के बीच में गैप है 6 का, फिर गैप है 12 का, और लास्ट में गैप कितने का है 30 का, तो ये 6 का टेबल चल रहा होगा, तो 96, 90, 78, फिर हम रख दें अगर मान लो 60 और 36 फिर 6, तो देखो अब सही आएगा। इन दोनों के बीच में गैप है 6, फिर 12, फिर 18, 24, 6, 30, ये 6 का टेबल हो गया, करेक्ट आंसर होगा C 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा D प्लैनेट। 19 कह रहा है देखो 48, 24, 12, मतलब 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, वैसे ही सिर्फ फर्स्ट सीक्वेंस में है 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, तो करेक्ट आंसर होगा A। विच नंबर इज रॉन्ग इन द सीरीज, इस पूरी सीरीज में देखो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 9, तो करेक्ट आंसर होगा D 9। नेक्स्ट, पॉइंटिंग एट अ फोटो दिनेश सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर, द फोटो बिलोंग्स टू नो डाउट दिनेश सन। A man said to a lady, the son of your only brother is a brother of my wife. What is a lady to a man? करेक्ट आंसर होगा सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो ये वैल्यू दी हुई है, तो अब सबसे पहले हम आपको बताएं कैसे डिकोड करते हैं। ए के बाद सी, सी के बाद ई, ई के बाद जी, तो ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब जो भी हम कर रहे हैं फर्स्ट के लिए ऐड करें 1 एच आई, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा आई, तो नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में आई नहीं दिया है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखो हमने हर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया, +2 -2 सब करके देख लिया, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो अब क्या करेंगे ना कि CWE इसकी जो वैल्यू प्लेस है वो रखेंगे। सी की जगह वैल्यू कितनी, सी किस प्लेस पे आता है 3rd प्लेस पे, W आता है 23rd प्लेस पे, और E आता है 5th प्लेस पे, तो इसका टोटल आ रहा है 31। वैसे जब FQH करेंगे तो F आएगा 6 पोजीशन पे, Q है 17 पे और H है 8 पोजीशन पे, तो इसका भी टोटल आएगा 31। वैसे ही जब हम RDI निकालेंगे और फर्दर इसकी वैल्यू देखो 4 आएगी, इसकी भी वैल्यू 4 आएगी। वैसे RDI भी देख लो, ये आएगा 18 पोजीशन पे, ये 4th पोजीशन पे, और I आएगा 9 पोजीशन पे। तो जब हम इसका भी टोटल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 31 और 4। तो इनमें से आपको ये देखना है कि टोटल 31 किसका आ रहा है, और एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा MCO। देख भी सकते हैं कि जब हम इसका टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 31, करेक्ट आंसर होगा C MCO। तो इस लेवल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट इसका लॉजिक हम समझाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये करेक्ट नहीं किया। यहाँ देखो 3:10 दिया हुआ है। अब 3 मतलब क्या हो गया 2² - 1, एंड 10 बेसिकली क्या हो गया 3² + 1। तो मतलब जो लॉजिक है वो ये है कि जिसका स्क्वायर यहाँ लेंगे उससे एक बढ़ा करके स्क्वायर लेना है रेशियो के बाद, एंड यहाँ -1 है यहाँ +1 है, तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ना वैसे ही राइट हैंड साइड में भी बिठाएंगे। तो 8 मतलब 3² - 1 हो जाएगा। तो अब सिंपली क्या होना चाहिए 4² + 1, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 17, तो करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की कॉपी सबके पास है। हम इस क्वेश्चन को साथ ही साथ रीड करेंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। यहाँ देखो डायग्राम बना दे रहे हैं हम। सबसे पहले ना इस तरह के क्वेश्चन में ये समझ लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे। करेक्ट मैन जिसका फेस किधर है नॉर्थ की तरफ है, टर्निंग टू हिज राइट, ये उसका लेफ्ट है ये राइट है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो वो अपने राइट में टर्न करता है एंड 25 मीटर्स वॉक करता है। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो अपने लेफ्ट में मूव किया और 30 मीटर्स वॉक किया। नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर्स टू हिज राइट, अगेन वो कहाँ मूव कर रहा है बेटा राइट में मूव कर रहा है और 25 मीटर्स चल रहा है। ही देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन एंड वॉक्स 55 मीटर्स, वो अगेन राइट में मूव किया एंड 55 मीटर्स उसने वॉक की। एंड फाइनली ही टर्न्स राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो वो राइट मूव किया और 40 मीटर्स अगेन वॉक किया।
क्वेश्चन में कह रहे हैं विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट के बीच में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा डी, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। इनमें से इंसिन्यूएशन ये ऑड वन आउट है। नेक्स्ट, विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सिक्वेंशली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। अब ये देखो, ये जो लिखा है उसमें ये दिख रहा है कि यहाँ बी बी 2 बार है, ए 2 बार है, सी सी 2 बार है, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ की गई हैं सब 2 बार यूज़ किया गया है। तो सिंपली ए के बाद क्या होना चाहिए, ए, सी के बाद क्या होना चाहिए, सी, बी के बाद क्या होना चाहिए, बी, और ए के बाद क्या होना चाहिए, ए, जो कि गिवन ऑप्शन 1 में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ईमू ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट, इफ़ टोर इज रिटन इन अ सर्टन कोड 1 2 3 4, क्लियर लिखा है 5 6 7 8 4 एंड स्पेयर लिखा है 9 0 8 4 7, वॉट विल बी द 5 डिजिट, मतलब 5th डिजिट पे क्या होगा फॉर स्कल्पचर इन द सेम कोड। देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। स्कल्पचर में P किस पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे है, एंड P की वैल्यू स्पेयर में कितनी दी है, 0, मतलब 5th पोजीशन पे वैल्यू क्या होगी, 0। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उम्मीद करते कि इस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैस्ट्रोफोन विच हैज़ एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फ़ाबेट। देखो जो स्पेलिंग है वो है CASTRAPHONE। इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे पहला स्टेप होता है कि ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी जो नंबरिंग है वो रख दो। जैसे सी कहाँ आएगा, 3 पे, ए बी सी, ए की क्या पोजीशन होती है, 1। इसी तरीके से आपको सबकी पोजीशन लर्न होनी चाहिए। हमने सबकी वैल्यू लिख दी है उसके सामने। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अब क्वेश्चन में कह रहा था विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फ़ाबेट, कि दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो नंबरिंग का गैप है उतना ही उनके बीच में लेटर होना चाहिए। जैसे एक हम इसका पॉइंट बता रहे हैं तो ये ईजिली आप लोग समझ पाओगे। जैसे यहाँ देखो 19 20, इसके बीच में गैप कितना है, 1। वैसे ही 14 15, इनके बीच में गैप कितना है, 1। एक और देखो 16 18, इनके बीच में गैप कितना है, 18 - 16 इज 2, तो 2 मतलब देखो सेकेंड पोजीशन पे ना 16 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद ये 18 हो गया। क्लियर? तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था। तो इस तरीके से देखो ये 3 पेयर बना, फिर एक पेयर बनेगा ये 5 6 7 8, मतलब इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का, और ओवरऑल होना चाहिए कितना, 3rd। तो 5th के बाद 8 किस पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है। तो इस तरीके से ये 4 पेयर बन गए। नाउ 15 के बाद 20 देखो, 15 16 17 18 19 20। वैसे 14 के बाद 20 देखो, 15 16 17 18 19 20। क्लियर? तो इस तरीके से आपको पोजीशन सेट करनी थी। तो टोटल पेयर कितना बना, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 6। अगेन हम क्वेश्चन पढ़े लिखा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैस्ट्राफोन विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन अल्फ़ाबेट। मतलब अल्फ़ाबेट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है इन नंबर, उतना ही डिफरेंस उनके बीच में भी होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी फोर्स आर देयर प्रोसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3। अब देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे पास अलग अलग नंबर्स दिए हैं, और क्या कह रहा है कि कितने फोर्स हैं जो कि प्रोसीडेड है बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3। देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये 4 है जो कि प्रोसीडेड है 7 से बट फॉलोड 3 नहीं है, मतलब प्रोसीडेड 7 मतलब उसके पहले 7 हो बट उसके बाद 3 ना हो, तो ये 1 हो गया। वैसे ये 2 देखो, इसके पहले 7 है, फिर ये 3 हो गया। क्या ये 4th में कैलकुलेट होगा, नहीं, 4th के पहले तो 7 है पर 4th के बाद क्या है, 3, और हमें ऐसा वैल्यू नहीं लेना है, तो ये कट हो गया।
और फिर ये नेक्स्ट 4 है जिसके पहले 7 है और बाद में 6 है। तो ओवरऑल कितने 4 हुए? 1 2 3 4, जो कि प्रोसीडेड बाय 7, मतलब उनके पहले 7 की वैल्यू है और उनके बाद 3 नहीं कोई और डिजिट है। तो करेक्ट आंसर होगा A4। नेक्स्ट, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी and 478 means see good pictures and 729 means pictures are faint. Which of the following digits stand for C? देख लेते हैं। 134 दिया है, 478 दिया है और 729 दिया है। यहाँ देखो ये 4 कॉमन है, ये 4 कॉमन है, तो इसमें देखो 134 478, इसमें कॉमन क्या है? गुड, तो गुड कट गया क्योंकि गुड किसको डिनोट करा होगा? 4 को। वैसे 7 के लिए देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और इसमें और इस स्टेटमेंट में कॉमन क्या है? पिक्चर्स, तो पिक्चर्स कट गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी के लिए कौन सा नंबर है? इसमें से 7 कट गया, 4 कट गया, तो बट ऑब्वियस 8 बचा और 8 किसको डिनोट कर रहा होगा? सी को। तो करेक्ट आंसर होगा डी, सी। नेक्स्ट, लुक क्लोजली एट द लेटर पैटर्न एंड चूज द सीरीज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल करेक्टली फिल द ब्लैंक एट द एंड ऑफ द सीरीज। ये वाला इस पैटर्न पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अब फर्स्ट देखो, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, तो नो डाउट आई के बाद क्या आएगा? जे आएगा। और यहाँ देखो लास्ट में एफ के रिवर्स है जी, एच का रिवर्स है आई, तो यहाँ क्या होना चाहिए? के, ताकि उसका रिवर्स हम आई ले पाए। ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जी के बाद एच नहीं आ रहा, आई आ रहा है थर्ड में, वैसे एफ जी एच, तो आई जे के आना चाहिए लास्ट में। क्लियर? करेक्ट आंसर आएगा ए, जे ए के। नेक्स्ट, इस तरीके के पैटर्न पे हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। यहाँ देखो ये जो हमारे पास लेटर्स दिए हुए हैं, एल सेकेंड पोजीशन पे और ए सेकेंड पोजीशन पे कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या बचा? यहाँ ई एफ बचा, जी एच, आई जे डैश एम एन, तो यहाँ पे क्या होगा? बट ऑब्वियस के एल ही होगा। क्लियर? तो बना क्या? के एल सेकेंड पोजीशन पे कॉमन था, फिर थर्ड पोजीशन पे यहाँ से एल आया और फोर्थ पोजीशन पे ए कॉमन था, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, ये इस तरीके से नहीं लिखा था, ये लिखा था बी 2 सी डी देन डैश, फिर बी सी डी 4, बी 5 सी डी, बी सी 6 डी, इस तरीके से लिखा था। और ये भी क्या है ना, ये सब 2 साथ में नहीं है, नीचे है। अब देखो बी सी डी तो कॉमन है, बट यहाँ अगर हम बात करें नंबर्स की तो 2 4 5 6, अब देखो यहाँ 2 4 5 6 ये तो सारे नंबर्स कॉमन है। यहाँ कुछ ऐसा आना चाहिए जिसमें 3 हो पहले, और 3 देखो पहले कहाँ आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बी सी 3 डी। नेक्स्ट, रूमी इज योर फादर्स मदर्स ग्रैंडसन्स डॉटर, देयरफॉर रूमी इज योर, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नीस। और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 to 18 में आप लोगों को सिर्फ ऑड वन आउट बताना है। तो 15 में देखो ऑड वन क्या है? म्योनीस, 16 में ऊन्स और 17 में बड, 18 भी है, 18 में लोफ। ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास इज टू डायरेक्शन, कंपास किस लिए यूज होता है? डायरेक्शन के लिए। इन अ टॉप सीक्रेट मैसेज इफ लिविंग इज कोडेड एज दिस, हाउ विल बुद्धा बी कोडेड? अब देखो अगेन लिविंग और लिविंग का जो कोड है उसकी वैल्यूएशन कर लो, बस उसी के अकॉर्डिंग आप बुद्धा का भी वैल्यूएशन करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लिविंग दिया हुआ है और ये दिया है KGHSHLD। यहाँ कंपेयर करोगे ना तो L में से -1 करोगे तो K आएगा, I में से -2 करोगे, पीछे जाना है कैलकुलेशन में, तो G आएगा, V में से -3 करोगे तो S आएगा। अगेन ING के लिए सेम -1 -2 -3 होगा। तो वैसे ही जब हम बुद्धा का कैलकुलेशन करेंगे तो पहले इसके लिए -1 -2 -3 पे जाएंगे, फिर इसके लिए भी -1 -2 -3 पे जाएंगे, तो करेक्ट आंसर आएगा बी। अच्छा, इसका आंसर गलती से डी लगा था। एंड आगे से ना हम इन 25 क्वेश्चंस का ज़्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन का आंसर गलत टिक हो जाता है, तो नो डाउट वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट, कैन एन ग्रुप ऑफ 5 पीपल ABCDE, 1 plays टेनिस, 1 plays चेस एंड 1 हॉकी, A and D are unmarried women and play no game। ये और ये
कोई गेम नहीं खेल रहे हैं. देयर इज़ अ कपल अमंग देम वेयर ई इज़ अ हस्बैंड ऑफ सी. ई कौन है? सी का हस्बैंड. नो वुमेन प्ले चेस और हॉकी. इसका मतलब क्या कि जो सी है, यहाँ पे तो वही वुमेन है ना, मैरिड वुमेन वो है मान लेते हैं, तो वो चेस और हॉकी तो नहीं खेलेगी, तो वो क्या खेल सकते हैं? ओनली टेनिस. बी इज़ अ ब्रदर ऑफ सी. ये जो बी है ये कौन है? इसका ब्रदर है और ये हस्बैंड है. इसका मतलब क्या हुआ? ए और डी अनमैरिड वुमेन थे, वो कट गए. बी और ई कौन है? ये मेल है. और सी कौन है? मैरिड वुमेन. एंड ही नीदर प्लेस टेनिस नॉर चेस. ना तो ये टेनिस खेल रहा है ना चेस खेल रहा है, तो ये क्या खेलेगा? सिर्फ हॉकी. तो सी यहाँ टेनिस खेल रहा होगा, बी हॉकी, और ई जो बचा वो चेस. तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हु प्लेज हॉकी हियर. नो डाउट बी, जो कि ब्रदर है सी का. नेक्स्ट, ये देखो सीरीज दी है, कह रहा है अगला क्या आएगा, तो देखो 2 का हाफ होता है 1, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का हाफ 1/4, और 1/4 का हाफ कितना हो जाएगा? 1/8. तो ये सिंपल क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर होगा 1/8. इसमें भी यही बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखो 2 का गैप है, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, तो अब कितने का गैप होगा? 2 का, तो आंसर होगा 22. यहाँ देखो टोअर का नंबरिंग दिया हुआ है, क्लियर का नंबरिंग दिया हुआ है, स्पेयर का नंबरिंग दिया हुआ है, आपको केयर का नंबरिंग बताना है. तो देखो सी के लिए क्या है? 5. ए के लिए क्या है? 8. और यहाँ पे भी देखो ए के लिए 8 है, तो ये हो जाएगा 5, 8, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. मतलब फर्स्ट डे के लिए वीक के 4th मंथ है, तो फ्राइडे के लिए क्या होगा? 8 मंथ, जो कि आएगा अगस्त. कि पेन को जैसे डिनोट करता है सीडेटिव, वैसे ग्रीफ को डिनोट करता है कंसोलेशन. ग्रेन सॉल्ट, वैसे हुआ चिप ग्लास. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिज़ाइन. ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ए, नोएडा. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये बेसिकली एंटोनिम है. एंटोनिम मतलब एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड बताना है. तो नॉर्मस का अपोजिट होगा टाइनी, एक्सोडस का अपोजिट होगा अराइवल, इंटैंगल का अपोजिट होगा ट्विस्ट. देन क्वेश्चन नंबर 8 to 11 ये सिनोनिम है, मतलब जो बेस्ट वर्ड उसको एक्सप्रेस करता है वो बताना है. कॉर्पुलेंट मतलब ओबीस, कैनी मतलब इंटेलिजेंट, एंड टेनाशियस मतलब फास्ट. देन नेक्स्ट, विच सेक्टर गॉट प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5-year प्लान. नो डाउट एग्रीकल्चर. परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है? साग का, काठमांडू. ये सब क्वेश्चन लर्न कर लेना. क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है बी. ये सब लर्न करने वाले क्वेश्चन हैं. बी का करेक्ट आंसर, 15 का करेक्ट आंसर है सी. 16 का करेक्ट आंसर है डी. 17, ए इज़ बीज सिस्टर, सी इज़ बीज मदर, सी डी इज़ सीज फादर, ई इज़ डीज मदर. देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी. क्या कह रहा है? ए कौन है? बी की सिस्टर. ए और बी है. ए कौन है? बी की सिस्टर. सी कौन है? बी की मदर. डी कौन है? सी का फादर. और ई कौन है? वो डी की मदर. अब क्या कह रहा है कि ए डी के साथ कैसे रिलेटेड है. देखो ए और बी कौन है? सिस्टर है. तो बी की जो मदर है वही ए की भी मदर होगी, मतलब ए की मदर कौन है? सी. और डी कौन है? सी का फादर. तो मतलब ए की जो मदर है उसका फादर कौन है? डी. मतलब डी और ए आपस में कैसे रिलेटेड होंगे? ग्रैंड चाइल्ड. दैट इज ए कौन होगी? डी की ग्रैंड डॉटर. करेक्ट आंसर होगा डी. इस तरह से डायग्राम बना लेना, बहुत ईजिली आंसर ऑप्ट कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा डी, 45 ईस्ट. और सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना. इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 45 ईस्ट. ना हो तो बताना, हम करा देंगे. क्वेश्चन नंबर 19 के भी सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, और इसका करेक्ट आंसर आएगा बी. देख लो, चारकोल का मतलब दिया है, मोराल का मतलब दिया है, और हमसे किसका मतलब पूछ रहा है? रियल का. तो आर किसको डिनोट करा है? 6 को. ई किसको डिनोट करा है? 7 को. ए किसको डिनोट कर रहा है? 1 को. तो 6, 7, 1 तो क्लियर है. और एल किसको डिनोट कर रहा है? 3 को. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, इन अ सर्टेन कोड. स्टार का मतलब ये है टोर ऐसे रिटन है. हाउ इज ओट्स रिटन इन दैट कोड. सिंपल है. ओ किसको डिनोट कर रहा है? 3 को. ए डिनोट कर रहा है स्टार को. टी डिनोट कर रहा है डॉलर को. और एस डिनोट कर रहा है 5 को. एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 21, टुडे इज वरुण्स बर्थडे.
1 year from today he will be twice as old as he was 12 years ago. How old is Varun today? कह रहा आज से 1 साल बाद वो अपनी एज का 2 गुना होगा, क्योंकि अभी वो कितने साल का है, 12 साल का, तो 2 गुना मतलब कितना हो गया, 24, और आज से 1 साल बाद मतलब 25 साल की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, देखो 1 2 के बीच में 1 का गैप है, देन 4 का, देन 9, 16, 16, 25, और यहाँ देखो 35 का गैप आ रहा है, बल्कि आना कितना चाहिए 36, क्यों, क्योंकि सब किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन इनकरेक्ट क्या होगा, डी 91। क्वेश्चन नंबर 23 में अरेंज करना है। देखो सबसे पहले तो होगा अराइवल, फिर होगा इंट्रोडक्शन, फिर होगा प्रेजेंटेशन, फिर होगा डिस्कशन, और फिर होगा रिकमेंडेशन, तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द सीक्वेंस ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड देन विच लेटर इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड वॉवल फ्रॉम द राइट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन द न्यू सीरीज। अब देखो यहाँ तो सबसे पहले ये बोला है कि आप अगर रिवर्स कर दो तो रिवर्स करने में क्या होगा, Z Y X इस तरीके से आपको लिखना होगा, N M L K J I H G F E D C B A। अब यहाँ देखो कह रहा है 7 टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड वॉवल, सेकेंड वॉवल ये फर्स्ट वॉवल हुआ, ये सेकेंड वॉवल हुआ, इसके लेफ्ट में 7th 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर कौन सा है, L, तो करेक्ट आंसर होगा सी, L। In a family, there are husband, wife, 2 sons and 2 daughters. All the ladies were invited to a dinner. Both sons went out to play. Husband did not return from the office. Who was at home? आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ है, 2 सन्स है, 2 डॉटर्स हैं, और जितनी भी लेडीज़ थी मतलब 2 डॉटर्स और वाइफ तो वैसे भी घर पे नहीं है क्योंकि उनको डिनर पे बुलाया गया है, रीज़न बिंग वो डिनर के लिए इन्वाइटेड हैं। बोथ सन्स भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो प्ले कर रहे हैं, एंड हस्बैंड जो है अभी तक ऑफिस से ही नहीं रिटर्न हुआ है, तो क्या घर पे कोई होगा, नहीं, नो बडी वॉज एट होम, करेक्ट आंसर होगा बी। और इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, इन अरुण's ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 kg बट लेस देन 72 kg। अच्छा देखो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। अरुण की ओपिनियन ये है कि उसका वेट 65 से ले करके 72 के बीच में होगा। हिज ब्रदर डजेंट अग्री विथ अरुण एंड ही थिंक्स दैट अरुण's वेट इज ग्रेटर देन 60 kg बट लेस देन 70 kg। अच्छा, अब उसके भाई की क्या ओपिनियन है कि उसका वेट 60 से ले करके लाई कर रहा है बिटवीन 70। हिज मदर्स व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 kg, और मदर का क्या कहना है कि मोर देन इक्वल टू आप 68 हो गए, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इफ़ ऑल आर देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ अरुण। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना सिंपली क्या करना है, यहाँ देखो उसकी मदर का कहना था कि उसका वेट हार्डली कितना होगा 68, एंड उसका खुद का एक्सपेक्टेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 65 से, उसके ब्रदर का एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो रहा था 60 से। उसने क्या कहा कि उसका वेट 65 से ज़्यादा होगा, मतलब 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, और उसकी मदर का कहना है कि उसका वेट 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये 3 वेट हम ले रहे हैं तो ये फर्स्ट कंडीशन में भी अप्लाई होगा, सेकेंड में भी अप्लाई होगा, थर्ड में भी अप्लाई होगा, तो क्या हम इसका एवरेज निकाल लें, हाँ निकाल लें। मदर का कहना क्या था कि वो 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 66 प्लस 67 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करके करेक्ट आंसर आएगा ए 67 kg। नेक्स्ट, इफ एक्स डॉलर वाई मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई। ये क्वेश्चन हमने सेम कराया हुआ है अपने लास्ट के कुछ सेशंस में। अगर वो क्लासेस आपने नहीं की है तो वो क्लास ज़रूर कवर कर लो। वहाँ हमने बताया था कि जो रिलेशन होगा वो आइदर ग्रैंड सन का होगा और ग्रैंड डॉटर का, और क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं किया है तो करेक्ट आंसर होगा डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा सी हिज फादर, और क्योंकि ब्लड रिलेशन पे हमने कई सारे क्वेश्चन कराए तो ये आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास को कोड किया गया इस तरीके से तो बॉम्बे का कोड क्या होगा। यहाँ बहुत सिंपल है। यहाँ अगर आप लोग देखोगे ना तो एम के बाद क्या आता है एन, ए के बाद क्या आता है बी, डी के बाद आएगा ई, इसी तरीके से चल रहा है, मतलब +1 करेंगे तो बी के बाद क्या आएगा सी, ओ के बाद आएगा पी,
फिर M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B और Y के बाद Z। तो इस तरीके से हमारा जो कोड बनेगा वो बनेगा B, तो करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, इन अ कोड लैंग्वेज इफ पोज इज कोडेड एज दिस देन द वर्ड टाइप विल बी कोडेड एज। अब यहाँ पे देखो, अगर हम पोज की बात करें तो पोज का कोड इस तरीके से हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इस तरीके से देखो कि यहाँ का P और यहाँ O Q ले लो, तो O P के पहले आएगा और Q P के बाद आएगा। इसी तरीके से देखोगे तो कोडिंग हुई है। फिर यहाँ से हम O ले रहे हैं और यहाँ से N P ले रहे हैं, तो नो डाउट O के पहले क्या आता है N और बाद क्या आता है P। क्लियर? तो सिंपली यहाँ पे जो कोड है वो किस तरीके से है कि एक लेटर पहले का है बिहाइंड का और एक लेटर अहेड है। इसी तरीके से टाइप के लिए भी हम कर लेंगे कि T के पहले क्या आता है S और T के बाद क्या आता है U। इसीलिए देखो सब में SU दिया हुआ है। और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखो पहले सब में SU दिया है, एग्जिट दिया है, OQ दिया है, मतलब ये तो फिक्स है। बट लास्ट का जो अल्फ़ाबेट्स चेंज हो रहा है, तो E के पहले देख लो, E के पहले क्या आएगा D और E के बाद क्या आएगा F। मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए लास्ट में DF, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन C में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, X Limited goes into liquidation and new company Z Limited purchase the business of X Limited। ये बेसिकली किसका केस है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट, 4 usual dice are thrown on the ground. The total of numbers on the top faces of these 4 dice is 13. As the top faces showed 4, 3, 1, 5 respectively, what is the total number of the faces touching the ground? अब देखो एक पॉइंट मेरा समझो कि अगर एक डाइस है तो आप जब भी डाइस फेंकोगे ना, तो जो ऊपर दिखेगा और जो उसके नीचे बॉटम में होगा ना, इसका सम आप किसी भी सिचुएशन में देखो, इसका सम हमेशा कितना आता है? 7 आता है। जैसे अगर मान लो ऊपर 1 आया तो नो डाउट लास्ट में क्या, बॉटम में क्या होगा? 6। वैसे अगर ऊपर 2 है तो नीचे होगा 5, ऊपर 3 है तो 4। क्लियर? आप क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि अगर टॉप फेस में 4, 3, 1, 5 है, तो नो डाउट हमें पता है कि टॉप और बॉटम मिला करके सम कितना होता है? 7। तो 4 के साथ 3 होगा, 3 के साथ 4 होगा, 1 के साथ 6 होगा और 5 के साथ 3 होगा और 5 के साथ 2 होगा। व्हाट इज द टोटल ऑफ द फेसेस टचिंग द ग्राउंड? ये सब टच कर रहे हैं ग्राउंड को और इसका टोटल कितना आ रहा है? 15। तो करेक्ट आंसर होगा C, 15। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर आ रहा था B, वेस्ट। नेक्स्ट, अ रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट। ये हमें पता है कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये हमने बताया भी हुआ है। तो ये इस तरीके से रिवर फ्लो कर रही है। एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट, ये इसका लेफ्ट है, लेफ्ट मुड़ गई। एंड गोस इनटू अ सेमी सर्कल राउंड अ हिलॉक, इस तरीके से कुछ सेमी सर्कल चला। अब कह रहे हैं देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल। यहाँ लेफ्ट नहीं, यहाँ राइट रखना। तो ये राइट में इस तरीके से टर्न होगा। यहाँ हम लोग वेस्ट से शुरू किए थे और अभी भी ये किधर फ्लो कर रहा है? ईस्ट में। तो करेक्ट आंसर होगा B, ईस्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है। कह रहा है कि ABCDEF आर सिटिंग इन अ रो, EF आर इन द सेंटर, AB आर एट द एंड्स, C सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A, हु इज टू द राइट ऑफ B। चलो जल्दी से ये बना लेते हैं। E और F कह रहा है कि ये दोनों तो सेंटर में, मतलब ये E है, ये F है और यहाँ पे 2 गैप होगा, यहाँ 2 गैप होगा। क्यों? क्योंकि 6 स्टूडेंट्स हैं। अब कह रहा है A और B कहाँ पे? एंड में। मान लेते कि यहाँ A है और यहाँ B है। C इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A। A का लेफ्ट कहाँ है? ये साइड है। क्या यहाँ पे हम C को बिठा सकते हैं? नहीं। तो अब क्या मानो कि यहाँ A है और यहाँ B है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि C इज सिटिंग लेफ्ट टू द A, तो A का लेफ्ट ये है, तो ये हो गया C। हु इज द राइट टू B? B के राइट में कौन होगा? कौन बचा? D होगा। तो करेक्ट आंसर होगा A, D। नेक्स्ट, QRST आर सिटिंग ऑन अ बेंच। यहाँ पे PQRST है कि 5 लोग हैं PQRST। P इज सिटिंग नेक्स्ट टू Q, मतलब P किसके साथ है? Q के साथ। R इज सिटिंग नेक्स्ट टू S, R और S साथ में बैठे हैं। S इज नॉट सिटिंग विथ T। अब ये कह रहा है कि S जहाँ बैठा है वहाँ T नहीं बैठा है, S और T आसपास नहीं बैठे। और T जो है हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, बेंच के लेफ्ट एंड पे कौन है? T है।
ये लेफ्ट हैंड हो गया, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं ना कि ये लोग इस डायरेक्शन में बैठे हैं, फेस करके बैठे हैं, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। फिर से पढ़ो, कह रहा है कि P सिटिंग नेक्स्ट टू Q, R सिटिंग नेक्स्ट टू S। अभी तक तो ये क्लियर है। और कह रहा है कि S जो है वो T के आसपास नहीं बैठा है, मतलब यहाँ S नहीं होगा। आगे कह रहा है R इज इन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट। राइट से सेकेंड पोजीशन पे कौन है? R, मतलब R के साथ क्योंकि S बैठा है तो S यहाँ कॉर्नर में हो जाएगा। अब यहाँ कौन रहेगा? P Q। P इज टू द राइट ऑफ Q एंड T। अब कह रहा है कि P किसके किसके राइट में है? T के और Q के। मतलब अगर हम यहाँ P को बैठाएं, यहाँ Q को बैठाएं, तो बहुत ही सिंपली देखो, P जो है इसके भी राइट में है, इसके भी राइट में है। और जो हमारे पास फर्स्ट में लिखा था कि P सिटिंग नेक्स्ट टू Q, यस। R सिटिंग नेक्स्ट टू S, यस। और S इज नॉट सिटिंग विथ T, ये भी करेक्ट है। सारे स्टेटमेंट आपको देखने हैं कि सारे स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई करें। P इज टू द राइट ऑफ Q एंड T, ये हो गया। P एंड R आर सिटिंग टुगेदर, ये देखो ये लोग साथ में बैठे हैं। इन विच पोजिशन P इज सिटिंग, P कहाँ बैठा है? मिड में, या हम कह सकते हैं Q और R के बीच में, बिटवीन Q एंड R, तो करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द सीरीज। अब मिसिंग एलिमेंट क्या है देख लेते हैं। A B, उसके बाद C नहीं आ रहा है, फिर D आ रहा है। वैसे इसमें देखो E F, फिर G नहीं आ रहा है, H आ रहा है, तो इसी तरीके से चलेगा। तो यहाँ सिंपली आप लोगों को ये देखना है कि दो अल्फ़ाबेट साथ में हो और फिर एक गैप पे हो। ऐसा सिर्फ D में आ रहा है, U V W X। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग सेल्फ ट्राई करना, इसका करेक्ट आंसर होगा C G I के, प्रैक्टिस के लिए रख लो। क्वेश्चन नंबर 15 भी ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो, क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर होगा B। नाउ यहाँ से हम लोग का इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। शी वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड। यूनिट मैट्रिक्स रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड कौन सा है? टेनिस, क्योंकि जज, चेंबर और लॉयर ये सब एक से रिलेटेड है और टेनिस ऑड वन आउट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 में भी ऑड वन आउट निकालना है। कैंटीन, डांसर, स्टेज, मेकअप ये तीनों रिलेटेड है, कैंटीन ऑड वन आउट है। फाइंड इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिनोनिम्स, मतलब सेम वर्ड। द प्रेसिडेंट वॉज गिवन अ हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम मतलब वार्म वेलकम। सिमिलर बताना है। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, तो ग्लिटर्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? ग्लीमिंग। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट पर ईयर इज 16 एंड कंपाउंडिंग अकर्स एवरी क्वार्टर, देन इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड इज। अब क्योंकि क्वार्टर और हमने बताया है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है उसको मुझसे डिवाइड करते हैं। आर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं टाइम से, मतलब जितना एक साल को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग। और ये सारा कॉन्सेप्ट हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 4% और 0.04, इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। माला लुक्स प्रिटी, और प्रिटी का जो अपोजिट है वो होगा अगली। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एंटोनिम्स। देयर वर कॉपियस रेन्स, कॉपियस का रिवर्स क्या हो जाएगा? स्कैंटी। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P1 + R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर T। और अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं है ना, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास देख लो, सो दैट ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो पाए। लेट्स से हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 100, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% और ईयर को कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया? हाफ ईयरली में। तो 6/2 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 106.09। अब क्योंकि अमाउंट मेरा कितना रहा है? 106.09, और प्रिंसिपल हमने कितना अज्यूम किया था? 100। तो दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो आंसर आएगा 6.09%। दैट इज करेक्ट आंसर होगा इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का डी। इंसेक्ट डिजीज, तो वॉर से क्या होगा? आर्मी, डिफीट, आर्सेनल और डिस्ट्रक्शन। बट ऑफ इस डिस्ट्रक्शन, जैसे इंसेक्ट क्या फैलाता है? डिजीज, वैसे ही वॉर की वजह से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। बुक कवर, पेंटिंग फ्रेम। फ्लोट, सिंक,
देन बोट, सबमरीन। ये सब क्वेश्चन सिंपल है इसलिए हम इन सब पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वाटर, डैम, तो ट्रेड इसमें से क्या होगा, कॉमर्स। इंटरेस्ट, मनी लेंडर, तो सैलरी किसको मिलेगी, एम्प्लॉयज को। फाइंड द ऑड नंबर और लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे ना तो 3 की मीनिंग सेम निकलेगी और एक ऑड वन आउट होगा। स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग, ये तीनों आपस में रिलेटेड है, बट ड्राइविंग ये वाटर से या आप कह सकते हो स्विमिंग से रिलेटेड नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड नंबर, लेटर्स, वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, और ऑप्शन दिया है डिसर्नमेंट, परसेप्शन, पेनिट्रेशन और इंसिन्यूएशन। करेक्ट आंसर होगा डी, इंसिन्यूएशन। इन तीनों की मीनिंग सेम होती है। नेक्स्ट फाइंड द ऑड नंबर और लेटर्स, वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ देखो हमारे पास जो नंबर्स दिया हुआ है उसमें आपको कुछ कॉमन ढूंढ के निकालना होगा। जैसे आप 5720, 6710, 2640, 4270 देख रहे हो तो देख के समझ में आ रहा है कि ये 11 से डिविजिबल है। अब अगर हम 4720 की बात करें तो ये डिविजिबल बाय 11 है। वैसे 4710 भी डिविजिबल बाय 11 है, 2640 भी डिविजिबल बाय 11 है, बट 4270 ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। तो बाकी तीन में कॉमन क्या है कि ये डिविजिबल बाय 11 है। नेक्स्ट फाइंड द ऑड नंबर और लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 626, 841, 962, 1096। अब यहाँ देखो 626 की बात करें तो 626 माइनस 1 अगर करोगे तो 625 आएगा और ये 25 का होल स्क्वायर है। वैसे 962 की बात करें तो 962 माइनस 1 यह आ जाएगा 961, और जब आप इसको चेक करोगे तो ये आएगा 31 का होल स्क्वायर। वैसे 1090 में 1 माइनस करोगे तो आएगा 1089, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 33 का स्क्वायर। बट जब 841 में माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा 840, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब आप बोलोगे कि मैम एग्जाम में इतना कैसे क्लिक करेगा, तो सिंपली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं तो सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का, सेम पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। नेक्स्ट फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे देखो हमारे पास लेटर्स दिए हुए हैं। अब PQXZ, CQBN, ABDF, PRMN अगर कॉमन आप देखो तो इसमें, इसमें और इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। वॉवेल मतलब क्या हो गया, AEIOU। ये सिर्फ कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमर अकबर एंड एंथोनी इज 80 ईयर्स। मतलब इन तीनों की एज मिला के 80 ईयर्स आ रही है। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो। 3 साल पहले कितनी एज होगी, तो इसमें से भी 3 माइनस करेंगे, इसमें से भी 3 माइनस करेंगे और इसमें से भी 3 माइनस करेंगे। मतलब टोटल कितना माइनस करना है, 9। तो यहाँ से आप 9 माइनस कर दो टोटल में से, तो तीनों की टोटल एज कितनी आ जाएगी, 71 ईयर्स। नेक्स्ट 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी A to B and 3 tickets from city A to C cost ₹77. But 3 tickets from city A to B and 2 tickets from A to C cost 73. What are the fares for cities B and C from A? यहाँ देखो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि सिटी A to B ये जो फेयर लग रहा है, मतलब आप सिटी B पे जा रहे हो कहाँ से, A से, इसकी जो टिकट का फेयर है वो X है और A to C का Y है। तो स्टार्टिंग में कह रहा था 2 बस टिकट किससे, A to B से, प्लस 3 बस टिकट A to C से। इसका टोटल कितना आ रहा है, 77। बट अगर हम 3 टिकट लेते A to B और 2 टिकट लेते A to C, तब मेरा टोटल कितना आता, 73। क्लियर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 221। और वैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 146। माइनस साइन लग जाएगा, इसको कट कर देना तो यह आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 85, और जब आप y को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 70। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखोगे
तो y की वैल्यू 17 आई है और x की वैल्यू आएगी 13। और हमसे क्वेश्चन में ये क्या था, व्हाट आर द फेयर्स फॉर सिटीज़ B एंड C फ्रॉम A। B का A से कितना आ रहा है 13 और C का A से कितना आ रहा है 17। तो करेक्ट आंसर होगा B 13, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. A number of friends decided to go on a public and planned to spend rupees 96 on e-tables. 4 of them, however, did not turn up. As a consequence, the remaining ones had to contribute rupees 4 each extra. The number of those who attended the picnic was. अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने लोगों ने पिकनिक अटेंड किया था। सबने ये सोचा था कि पिकनिक पे जाएंगे और कितना रुपीस फूड पे खर्च करेंगे 96। अब उनमें से 4 ने पेमेंट नहीं किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बाकी जितने लोग बचे थे हर किसी को अपने पॉकेट से 4 रुपये एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। तब हम ये मान लेते हैं कि x पर्सन अवेलेबल है। देखो इक्वेशन क्या बनेगा, सबसे पहले कह रहा है कि 96 रुपीज़ कितने लोगों में बंटना था, x लोगों में। पर अब क्योंकि 4 लोग तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि 4 लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो उनको हमने हटा दिया। अगर 4 लोग कंट्रीब्यूट करते तब ये 4 रुपये एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि 4 लोग कंट्रीब्यूट नहीं करे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, कि अब ये 4 रुपये इन्हीं लोगों को बियर करना पड़ेगा जो 4 लोगों के अलावा हैं। अब इस 96 को कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो ये बचा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 बाय 96। ये कट हो जाएगा 24 एंड एलसीएम ले लो तो यहाँ आएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 बाई 24। बस अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आएगा आइदर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -8। और क्योंकि हम माइनस में लोगों को पर्सन की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो करेक्ट आंसर क्या होगा 12। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ दोज हु अटेंडेड द पिकनिक वॉज, और क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 ऑफ देम हाउएवर डिड नॉट टर्न अप, 4 लोग तो आए ही नहीं थे, तो टोटल 12 लोग हैं जिसमें से 4 नहीं आए, तो ओवरऑल कितने बचे 8, इसीलिए उनको 4 रुपये एक्स्ट्रा बियर करना पड़ा। नेक्स्ट A, B, C, D, E play a game of cards. A says to B, if you give me 3 cards, you will have as many as E has. And I give you 3 cards. You will have as many as D has. A and B together have 10 cards more than what D and E together have. If B has 2 cards more than what C has and the total number of cards be 133, how many cards does B have? इसका करेक्ट आंसर होगा C और इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, What will come at the place of question mark? अब ये देखो 1, फिर 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर डैश, फिर 11 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 1 के बाद 3 का स्क्वायर तो 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, तो यहाँ अगर 2 का गैप ले तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा D 81। नेक्स्ट, What will come at the place of question mark? अगेन क्वेश्चन मार्क बोला है तो यहाँ देखो 4 के बाद 7 आ रहा है तो मतलब 3 का गैप है, फिर 6, फिर 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है और फिर 9 का गैप है। और 3 के बाद ये जो 5 आ रहा है इसमें 2 का गैप है, 2 के बाद 7 आ रहा है इसमें 2 का गैप है, 7 के बाद 9 आ रहा है इसमें 2 का गैप है। क्लियर? तो 9 के बाद जो भी आएगा मतलब ये जो गैप है यहाँ पे 9, अब जो आएगा उसमें 2 का गैप होना चाहिए, मतलब यहाँ अगर 11 है तब गैप कितना आएगा 2, तो 28 प्लस 11 इज इक्वल टू 39। दैट इज करेक्ट आंसर होगा D 39। नेक्स्ट, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? अगेन हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करना। करेक्ट आंसर आएगा 81 और अगर ना सॉल्व हो तो बताना, हम सॉल्व करके आंसर भेजेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है। What will come at the place of question mark? अगेन इसका करेक्ट आंसर होगा C और अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो बताना, हम इसका डिटेल सोल्यूशन भेज देंगे। A and B are brothers, C and D are sisters. A sons is D's brother. How is B is related to C? क्या कह रहा है कि A और B कौन है? भाई है। C और D कौन है? सिस्टर्स है। A का जो सन है मतलब इसका जो बेटा है वो इसका भाई है, इसका बेटा A का जो बेटा है वो D का भाई है। तो ये जो C और D सिस्टर्स हैं ये भी किसकी डॉटर हुई? A की ही तो डॉटर हुई ना। क्लियर? क्योंकि अगर A का जो बेटा है वो D का भाई है, इसका मतलब क्या है कि C D भी A के ही बच्चे हैं।
सी और डी कौन होंगे? ए की डॉटर। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी कैसे रिलेटेड हैं, तो नो डाउट अंकल हो गए ना, चाचा हो गए, तो करेक्ट आंसर होगा सी, अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, A is son of C while C and Q are the sisters to one another. Z is the mother of Q. If P is the son of Z, which one of the following statement is correct? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जिसका करेक्ट आंसर होगा हम पिन कर देंगे, और साथ ही साथ हम इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, पॉइंटिंग एट अ फोटो दिनेश सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर, द फोटो बिलोंग्स टू। अब हम ये मान लेते हैं कि जो दिनेश है उसके ब्रदर सिस्टर नहीं है, और यहाँ सिंपली लिखा है ओनली सन, कि वो एक अकेला ही है अपनी मदर का, ठीक है। तो हिज फादर यहाँ किसकी बात कर रहा है? अपने बेटे की। करेक्ट आंसर होगा डी, दिनेश सन। नेक्स्ट, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, संजय सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। एट whose portrait was Sanjay looking? His son. ये सिंपल क्वेश्चन है। A man said to a lady, the son of your only brother is the brother of my wife. What is the lady to the man? क्या कह रहा है? The son of your only brother, आपके भाई का जो बेटा है, is the brother of my wife. तो what is the lady to the man? Lady man के लिए क्या होगी? Sister of father-in-law. Next, in which year India faced its first stock market scam? 1992. Next, what is the percentage of GDP that in India invest in health infrastructure? Around 5%. Which national highway connects Delhi to Kolkata? NH2. In which year Indian Railways was nationalized? 1951.